फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देख ही चुके हैं, हम बात कर रहे हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021। तो इसमें हम केवल पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो भी ईवीएस, ठीक है, एनवायरनमेंट स्टडी संबंधित जितनी भी आपकी टीचिंग मेथड संबंधित क्वेश्चन बनते हैं या पेडागोजी संबंध, तो हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सिलेबस भी देखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ से मैं जैसे डिनोट कर पा रहा हूँ, ये 2 यूनिट्स है। पहले ये पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, ये आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है। और यूनिट नंबर फर्स्ट से 5 क्वेश्चन आते हैं। देखो कहाँ कहाँ से बनते हैं। पहला देखा जाए पॉइंट क्या है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, यानी जो आपकी पर्यावरण अध्ययन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो उससे क्वेश्चन एक आता है। समाकलित पर्यावरण अध्ययन, यानी सभी को सम्मिलित करते हुए पर्यावरण में क्या क्या चीज़ आती है, तो उसके अंडर में एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। 2 हो जाते हैं। पर्यावरण शिक्षा के अधिगम के सिद्धांत, यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी आप शिक्षण विधियों से और भी शिक्षण विधि पढ़ते हैं वही सिद्धांत होते हैं मोस्टली देखा जाए, लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सी इंपॉर्टेंस होती है तो वो ज़्यादा महत्व रखती है, तो कह सकते हैं यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। अगला है पर्यावरण अध्ययन, यानी जो विज्ञान है, साइंस प्लस सोशल साइंस, जो सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र, यानी इनमें क्या संबंध है, यानी पर्यावरण अध्ययन प्लस साइंस प्लस आपकी सोशल साइंस, इनमें अंतर संबंध क्या है और इनके क्षेत्र, ठीक है, जो कहाँ तक ये फैला हुआ है इनका, यानी विषयों में, तो वो भी चीज़ इसी के अंतर्गत आ जाती है। कहने का मेरा मतलब यहाँ 5 क्वेश्चन आते हैं इन सभी टॉपिकों से, ठीक है। अब यूनिट नंबर सेकंड देखते हैं, जो ये रही, ठीक है। जैसे ये लिख रहा है पर्यावरण शास्त्र, सॉरी पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट पेडागोजी। तो ये आपकी पेडागोजी संबंधी यहाँ से 5 क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। वो क्या रहते हैं, पहला आपका टॉपिक दे रखा है संकल्पना प्रस्तुतिकरण के उपभागम, जैसे आपका क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी आधारित जितनी भी शिक्षण विधि होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, ठीक है जी। जो आपका सीसी होता है, शिक्षण सामग्रियाँ या सहायक सामग्री जिन्हें टीचिंग एड्स बोलते हैं, यहाँ से भी हर वर्ष क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। शिक्षण की समस्याएं, जहाँ पढ़ाने संबंधी समस्याएं आती हैं तो वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो हम टोटली बात करें तो ये तो था आपका यूनिट सेकंड, तो यहाँ से भी 5, और ये था यूनिट नंबर फर्स्ट, यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? 10 आते हैं, ठीक है। अब एक बार इंग्लिश में और देख लो, देखना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो इंग्लिश में आपको स्टार्ट कहाँ से करना है ये भी बता दूँ मैं आपको। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, ये लिख रहा है कॉन्सेप्ट एंड द स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट स्टडी, यहाँ से, यानी ये यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको आ जाना है अप्रोच तक, या अप्रोच ऑफ द प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक आपकी यूनिट फर्स्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपकी यूनिट फर्स्ट के टॉपिक है, ठीक है। हिंदी में बता दिए, इंग्लिश में यहाँ पर दे रखे हैं। और जो एक्टिविटी से लेके बाकी जो बचते हैं यहाँ तक, ये एक्टिविटी से लेके यहाँ तक है, ये आपकी यूनिट सेकंड के टॉपिक है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इन दोनों के। अब बाकी तो आप इंग्लिश में देख लेना। देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ से आगामी है, ठीक है। जैसे विज्ञान क्लब हुआ, श्रव्य दृश्य सामग्री हुई, पाठ्य पुस्तक हुई या सामपट हुआ, तो हम कहेंगे ये विज्ञान क्लब है, वो एक एक्टिविटी आधारित है, इसलिए हम कहेंगे ये पाठ से आगामी है। तो एक तो आपका विज्ञान क्लब हो जाता है, एक और होता है आपका साइंस फेयर्स। तो ये आपके मेले होते हैं, विज्ञान मेले, ठीक है। तो विज्ञान मेले होते हैं तो ये भी आपके एक्टिविटी आधारित होते हैं। इसमें यही चीज़ होती है, जो आपका सिलेबस होता है उससे हटा दें, और जो भी इसके अलावा जो भी एक्टिविटी आधारित जो भी शिक्षण कराया जाता है, ये उससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी होती है सभी कह सकते हैं ये अभिरुचियों और जिज्ञासा के अनुरूप सजाया जाता है इनको। तो बच्चा इसमें क्या है, लर्निंग बाय डूइंग को भी फॉलो करता है, यानी बच्चा खुद करके सीखता है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है वो ये है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, यानी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये आपके यूनिट नंबर सेकंड में आपने पढ़ रखा CCE, तो ये वहाँ से पूछा है, ठीक है। तो ये क्या है, पहला ऑप्शन है कि अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और सुधार करना। तो यही होता है CCE का या मूल्यांकन का उद्देश्य, यानी जो आपके लर्नर्स हैं उनकी उपलब्धि जानना, यानी अचीवमेंट जानना, उन्होंने कितना प्राप्त कर लिया, और अगर प्राप्त नहीं किया है उनमें कमी क्या आ रही है तो उन्हें सुधारा जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको चूज करना है। ये आपके टीचिंग एड्स से जो यूनिट नंबर सेकंड में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एड्स
जो भी टीचिंग एड्स थे वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया है, यानी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ थी वहाँ से। जैसे हमें सत्य कथन बताना था, जो सही है वो बताना कि श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी होती है, तो ये बात सही है। चार्ट एवं ग्राफ जो है एक श्रव्य दृश्य सामग्री है, तो ये गलत है। चार्ट एक दृश्य सामग्री है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, जरूरी नहीं है, वो किसी भी सब्जेक्ट में किया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्यदर्शी सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि ये महत्वपूर्ण होती है। अगर हम श्रव्यदर्शी सामग्री यूज करते हैं शिक्षण में तो वो प्रभावशाली शिक्षण होता है। तो ये कह रहा है नहीं होता है, यानी उपयोगी नहीं है या इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम कहेंगे ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना था कि परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए, इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो भी आप परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व अगर कोई उसकी प्रारंभिक जांच कर लें तो उसे क्या कहेंगे, यानी प्रारंभिक जांच को क्या कहेंगे। परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना, या पायलट स्टडी, या अंतिम प्रारूप। तो हम कहेंगे उसे पायलट स्टडी। यानी पायलट स्टडी क्या होती है, जब भी आप कोई वास्तविक चीज़ की रचना करते हो तो उससे पूर्व आप उसकी जाँच कर लें। ठीक है, तो वही होता है पायलट स्टडी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है, ये कह रहा है कि वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं, यानी अनुकूलन कहेंगे, परजीविता कहेंगे, और रूपांतरण कहेंगे, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन। आपने देखा होगा हम यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे सिलेबस की, तो उस पर दे रखा था ईवीएस का इम्पोर्टेंस, यानी पर्यावरण अध्ययन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एक क्वेश्चन पूछा है, या कह सकते हैं ये स्टेटमेंट है, ये किसका है ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट पूछा है। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं, ये उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी। जैसे WC डैम्पियन ने, BS ब्लूम ने, कॉल कॉपर ने, या आपके JWN सुल्लिवन ने। तो हम कह सकते हैं ये परिभाषा WC डैम्पियन ने दी थी। तो आप इसे फैक्ट के तौर पे याद रख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, जब हम सिलेबस पढ़ रहे थे तो आपको मालूम होगा वहाँ पे अधिगम के सिद्धांत आए थे, पर्यावरण संबंधित अधिगम के सिद्धांत, तो मैंने बताया था वहाँ सिलेबस पर। तो देखो वहीं से क्वेश्चन ये मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं आपको। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, जैसे आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, या जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो हम कहेंगे ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, यानी जो आपके अधिगम के सिद्धांत है पर्यावरण संबंधी, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है, यानी जो आपके विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है वो बताना है। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन था विज्ञान के तत्वों और सिद्धांतों एवं अनुप्रयोगों को जानना, तो ये तो ऑप्शन होगा सही। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यप्रज्ञता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता पोषण। तो ठीक है, ये भी आपका वांछित उद्देश्य हो जाएगा साइंस टीचिंग मेथड। ठीक है, साइंस टीचिंग मेथड से। अगला ऑप्शन है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य। तो हम कह सकते हैं ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त थे। ठीक है, तो हम देखते हैं 4 है इसमें ऑप्शन, 3 है, 8 है और 6 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टी नंबर ऑप्शन। देखो अगर स्पेशली ये पूछा जाए कि किलपैट्रिक के अनुसार कितने हैं आपके सोपान, तो आपको ध्यान रखना है आंसर देना है 4। अगर व्यवहारिक रूप से यानी कह सकते हैं उसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, पूछा नहीं गया है, तो हमें 6 मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो 6 ही मुख्यतः होते हैं, लेकिन स्पेशली किलपैट्रिक के अनुसार पूछा जाए तो 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर डी होने वाला है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग हुआ है, जैसे विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में, या आगमन विधि में। तो हम जाते हैं जो आपकी इंडक्टिव
डिडक्टिव मेथड है, उसमें जो आगमन विधि बोलते हैं, इसमें आपके विशिष्ट से सामान्य जाया जाता है, यानी ये प्रिंसिपल चलता है स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। अगर इसे उल्टा कर दे जनरल टू स्पेसिफिक, ये तो फिर आपकी डिडक्टिव मेथड हो जाएगी जो निगमन विधि बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है विशिष्ट से सामान्य, तो इसका 4 नंबर यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए छोटी कक्षाओं में? जैसे ऑप्शन दे रखे थे, आगमन विधि के द्वारा, मनोरंजक एवं खेल संबंधित, रटनी का या निगमन विधि का। तो हम कहेंगे मनोरंजक एवं खेल विधि से समझाना ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल की बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे बेस्ट यही रहेगा, क्योंकि इसमें बच्चा खुद ज्ञान का सृजन करेगा, यानी खुद करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग को फॉलो करेगा, तो ठीक है, इसमें ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या है, यानी गुड क्वेश्चन पेपर कौन सा होता है, जो वैधता होती है उसकी, जिसे हम वैलिडिटी बोलते हैं, विश्वसनीयता जिसे रेलिएबिलिटी बोलते हैं, और आपका ये दोनों यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे, या व्यापकता और विस्तृत। तो हम कहेंगे अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता होगी यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, यानी उसमें वैधता होगी और विश्वसनीयता होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है जिसे हम प्रक्षेपित कर सकते हैं, जैसे आपका बोर्ड हुआ, या कोई बोर्ड के अलावा जैसे आपकी दीवार हुई, वहाँ पर कहाँ पर आप प्रक्षेपित करते हैं, या प्रोजेक्टर में भी आप इसे प्रक्षेपित कर सकते हैं, कहीं पर पर्दे पर, ठीक है। तो देखना इसमें से कौन सी प्रक्षेपित सामग्री होगी, जैसे बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, OHP, या प्रतिमान, या फ्लैनर बोर्ड। देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें तो दृश्य सामग्री से संबंधित हैं, जबकि आपकी OHP जिसे बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो ये आपका संबंधित होता है प्रक्षेपित सामग्री, यानी इसमें किसी वस्तु को रखा जाता है, उसका प्रक्षेपित किया जाता है, यानी उसका बड़ा साइज करके दिखाया जा सकता है OHP के माध्यम से, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है, यानी जो नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स कौन से हैं वो बताने हैं। जैसे पहला है फिल्म स्ट्रिप, दूसरा चार्ट है, तीसरा चित्र विस्तारक यंत्र जिसे एफिडाइस्कोप बोलते हैं, और चौथा नंबर है आपका स्लाइड। तो देखो आप अगर मालूम होगा आपको, जो फिल्म स्ट्रीम होती है, चित्र विस्तारक यंत्र होता है, और आपकी स्लाइड होती है, ये तीनों चीज़ें होती हैं वो आपकी प्रक्षेपित सामग्री से संबंधित होती हैं, ठीक है। इन्हें पर्दे पर आप प्रक्षेपित कर सकते हैं, लेकिन चार्ट है वो एक अप्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक है। इसे आप प्रक्षेपित नहीं कर सकते पर्दे पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर होने वाला है बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, यानी आपको ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है और बाकी होंगे, यानी एक नहीं होगी बाकी होंगे। जैसे वनोन्मूलन करना, यानी वनों को नष्ट करना, तो ये नहीं होगी, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देखते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, यानी कंजर्वेशन करना, उन्हें सुरक्षित रखना, और बृहद पौधारोपण, बृहद रोपण करोगे तो पर्यावरण उससे संतुलित बना रहेगा और अच्छा बना रहेगा, ठीक है। जलाशयों की सफाई करना, जिसमें आपने एल्गी वगैरह पड़ी होंगी, और बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वायरस भी होते हैं जो जलाशयों में पाए जाते हैं, तो उन्हें साफ करना भी एक जिससे बीमारियों को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी पॉजिटिव बातें हैं बी और सी डी की। जो नहीं थी वो पॉजिटिव होती ए नंबर ऑप्शन है, ये नहीं, हमें यही पूछा था कौन सा संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी होगी। जैसा कि हमने सिलेबस पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको देखा होगा, उसमें हमने बात की थी, जो चर्चा एक स्पेशली टॉपिक था उसमें, तो ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो सामूहिक चर्चा करनी है, तो कौन सी शिक्षण विधि इसके अंतर्गत आती है। जैसे भूमिका निर्वाह करना, व्याख्यान करना, वर्णन करना, या विचार गोष्ठी। तो हम कहेंगे जो आपकी विचार गोष्ठी है वो आपकी एक सामूहिक चर्चा से संबंधित होगी, ठीक है, जिसमें आपको किसी चर्चा को लेकर, गंभीर चर्चा को लेकर, मुद्दे को लेकर विचार किया जाता है, विचार अपने तर्क भी दिए जाते हैं कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है, तो उन तर्कों का करना ही ये विचार गोष्ठी के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पूछा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जैसे सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। आपने यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे थे तो वहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि हमें उद्देश्य पूछा है किसका, सीसीई का। तो हम कहेंगे कि विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, केवल रुचि का नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान और बोध का मूल्यांकन करना, यानी ज्ञान आपकी नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग का मूल्यांकन करना। तो ये आपका एक ज्ञानात्मक पक्ष से हो जाएगा, जबकि हमें तो जो भी बच्चे की शैक्षिक शैक्षिक क्रियाविधि होती हैं उन सभी का मूल्यांकन करना होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालकों के कौशल का मूल्यांकन करना, केवल ऐसे कौशल का मूल्यांकन करना आपका सीसीई का मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य सीसीई का ये है कि विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IEEP का पूरा नाम, यानी आपकी IEEP इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो आपको मालूम होना चाहिए। इसका होगा इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस फुल फॉर्म की बात करें इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, देखो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, और एनवायरमेंट पर्यावरण, और एजुकेशन माने शिक्षा, और प्रोग्राम माने कार्यक्रम। ऐसे बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, ये इसका रोल क्या होता है, रोल ये होता है जैसे ये इसका रोल होता है कि जैसे कि जागरूकता पैदा करना। ठीक है, और आपका एक पर्यावरण के प्रति आपका पॉजिटिव पॉजिटिव दृष्टिकोण, ठीक है, विकसित करना, और जो भी पर्यावरण संबंधी जो चुनौतियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करना। ठीक है, तो इनका ये मुख्य उद्देश्य होता है। अगला देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी जैसे पर्यावरण अध्ययन की टीचिंग मेथड पढ़ा रहे हो आप या टीचिंग करा रहे हो के दौरान विद्यार्थी की जो शैक्षिक उपलब्धि होती है उन्हें देखने के लिए आप आकलन का सूचक का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वो कौन सा है, जैसे अवलोकन ऑब्जर्वेशन तो हम कर सकते हैं। चर्चा में उस बच्चे ने भाग लिया तो उसके जो उसी में आ जाएगा, यानी उसका ऑब्जर्वेशन करना। प्रयोग करना यानी एक्सपेरिमेंट करना, तो ये आपकी एक्टिविटी आधारित है, ये इसी के अंतर्गत चल रहा है। यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के दौरान ये शैक्षिक जो उपलब्धियाँ हैं वो सभी इसके अंडर में आ रही हैं। लेकिन हम एक चीज़ नहीं कर सकते, उस दौरान जब शिक्षण करा रहे हैं तो उसका उपचारात्मक शिक्षण नहीं कर सकते। क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण कब होता है, जब कोई आपके समस्या हुई, यानी समस्या से मतलब हुआ आपको कोई प्रॉब्लम हुई, उसकी प्रॉब्लम होने का रीजन जानने के लिए हम क्या करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं। जब हमें समस्या का कारण पता पड़ जाता है तो उसके बाद करते हैं हम निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो ये तो तीनों चीज़ें थी आपके शिक्षण के दौरान, या ये चीज़ें प्रोसेस में चलती हैं यानी निरंतर चलती रहेंगी। बाकी जो हमें यही पूछा था कि कौन सा आकलन नहीं कर सकते या आकलन का सूचक नहीं है, तो हम कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण नहीं होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो अच्छे शिक्षण की नहीं है। पहला, अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है। दूसरा ऑप्शन है अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। ठीक है, हमें ये बताना है कि इसमें से क्या बताना था कि विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है वो बताना था। ठीक है, तो हम कहेंगे जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 पे जाओ कि अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, तो ये नेगेटिव बात है। यानी अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित होता है, ये स्टेटमेंट होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, जबकि इसमें नहीं जोड़ दिया है, तो इसलिए हम कहेंगे ये एक विशेषता नहीं होगी। ठीक है, किसकी, अच्छे शिक्षण की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो वो चूज करना है। जैसे हम कहें वन संरक्षण, तो ये तो किया जाता है। और आपका राजनीतिक संरक्षण इसे छोड़ के अगले पे चलते हैं, जल संरक्षण ये भी आपका आता है, मृदा संरक्षण ये भी आपके पर्यावरण अध्ययन में आता है। लेकिन आपकी राजनीतिक संरक्षण ये नहीं आता, यानी जो पॉलिटिकल्स
पॉलिटिकल जो कंजर्वेशन है ये इससे संबंधित नहीं है पर्यावरण अध्ययन से, ठीक है। तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित नहीं है। देखा जाए तो ये पर्टिकुलर साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर पूछा है तो अब आंसर दे देते हैं। ये कह रहा है कि अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं ये आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है। और ये भी बता दूं आपको, अब ये प्रयास एवं त्रुटि आया है तो आप इसके मुख्य नियम दे रखे हैं और इसमें से आपको चूज करना है मुख्य नियम में से कौन सा एक डिफरेंट है या अलग है, ठीक है। जैसे पुनर्वलन का नियम है, ये आपके क्लार्क और स्किनर से संबंधित है। तत्परता ये आपके थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में आती है। अभ्यास भी आपके मुख्य नियम में आएगा, प्रभाव भी मुख्य नियम में आएगा। ये तीनों एक साथ है, यानी इनका संबंध थॉर्नडाइक के सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित है। लेकिन संबंध कौन सा नहीं है, पुनर्वलन का सिद्धांत। अगर आपने सिलेबस में बता रहा था तब भी कह रहा था जो अधिगम के सिद्धांत है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये वहीं से बना है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसा 143 नंबर क्वेश्चन आपको अगर दिखाई दे रहा है तो ये हम देख लेते हैं क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतात्मक है, यानी संकेतांक है, जो इंडिकेटर है वो बताना है आपको क्या है इसमें, ठीक है। यानी पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतात्मक कौन से हैं, ठीक है। जैसे पर्यवेक्षण और रिपोर्टिंग करना, अभिव्यक्ति और व्याख्या और वर्गीकरण करना, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग करना और उपयुक्त सभी। तो हमें पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतात्मक बताने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी ये सभी आ जाएंगे। जैसे पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या, वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, ये सभी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, यानी नहीं होनी चाहिए वो बताना है आपको। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन कि यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, तो ये तो पॉजिटिव बात है, तो ये तो होनी चाहिए, ठीक है। तो जबकि ये पूछ रहा है विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं ऑप्शन, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, तो ये भी आपकी पॉजिटिव बात है, तो ये भी बात सही है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, तो हम कह सकते हैं ये भी बात सही है, ठीक है। यानी ये तीनों पॉइंट तो सही थे, यानी पर्यावरण की जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन संबंधी जो पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित विशेषताएं हैं ये, और जो सम्मिलित नहीं है वो लास्ट का 4 नंबर ऑप्शन बचता है, यही पढ़ के देख लेते हैं, यही हो सकता है, ठीक है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करता है। जब आप प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं और प्राथमिक स्तर पर, और वो भी पर्यावरण अध्ययन की, तो वहाँ पर अमूर्त नहीं बच्चा सोच पाएगा, ठीक है। तो यही बात गलत हो जाएगी, यही विशेषता नहीं होगी, ठीक है। और फिर देखा जाए तो आप खुद पढ़ के देखते हैं तो अमूर्त पर ध्यान केंद्रित करना यानी व्याख्या करवाना इसकी, तो ये संबंधित नहीं है। यानी अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपको मालूम होगा ये 11 वर्ष के बाद आती है, यानी बच्चों में देखा जाए 11 वर्ष के बाद होती है, तो ये चीज़ें प्राइमरी लेवल पर नहीं हम कह सकते हो सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। अब वो चूज करना है जो उद्देश्य आवश्यक नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है कि भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, तो ये तो पॉजिटिव बात है, ये तो हो सकती है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर, देखो ये रटने की बात आ गई, तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। रटने की बात तो होनी नहीं चाहिए, एनसीएफ 2005 भी कहता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, जैसे पर्यावरण को खोजने या जानने के अवसर उपलब्ध कराना, तो ये पॉजिटिव बात है, तो ये तो हो जाएगी पर्यावरण संबंधित, ठीक है, अध्ययन से। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण और जैसे कौशलों को विकसित करना, तो ये भी आपका किससे संबंधित हो जाएगा, ये पर्यावरण अध्ययन से। तो हम कह सकते हैं इसका तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमें ये पूछा था कि कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है, तो वो 2 नंबर उद्देश्य आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो 1, 3, 4 बचते हैं ये पॉजिटिव है, पर्यावरण अध्ययन में आते हैं, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, जैसे सेवा है या आपका वेतन है या आपका गर्व है या छात्रों का विश्वास है। तो हम कहेंगे छात्रों का विश्वास है वो एक बहुमूल्य निधि होगा शिक्षक के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 हो जाएगा राइट आंसर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है 1,
यानी ये कह रहा है कि जो परिकल्पना, जो हाइपोथेसिस को बार बार आप परीक्षण करने से आप गलत नहीं पाया जाता है, यानी उसे गलत ठहरा नहीं सकते, तो वो क्या हो सकता है? जैसे सिद्धांत होगा, या आपका कानून होगा, या खोज होगी, या आपका मूल संकल्पना होगी, तो हम कहेंगे वो एक सिद्धांत होगा। जैसे हम बार बार उसके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बार बार परीक्षण करते हैं, फिर भी आपको उसके सिद्धांत को हम गलत नहीं ठहरा सकते, तो वो आपका एक सिद्धांत होता है। यानी परीक्षण करने के बाद भी हम उसे गलत नहीं ठहरा सकते, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन, यानी ए का मतलब एक नंबर सिद्धांत। ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? आपको जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है वो चूज करनी है। जैसे विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख, ठीक है। दूसरी है श्रुत लेख एवं दिया गया कार्य। तीसरा है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, और व्याख्यान एवं श्रुत लेख। तो हमने ये जब सिलेबस पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था एक तो विचार गोष्ठी और एक जो कार्य योजना है, ठीक है, वर्कशिप। तो ये आपका अप्रोप्रिएट होंगे विधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है? ये कह रहा है कि राकेश कच्चा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो आपको बताना इसमें से कि जो राकेश है वो क्लास 5 में पढ़ता है, और जो पर्यावरण विज्ञान शिक्षक के द्वारा कार्य को समय पर प्रस्तुत नहीं करता है, तो सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय होगा पहला, प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना, ठीक है, और खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है उसकी अनियमितता के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। तो यही अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, यानी आपको ये बताना कि जो प्रेक्षण विधि है उनकी सीमा क्या है। जैसे यह विधि मितव्ययी नहीं है, यानी खर्चीली नहीं है, और इस विधि में प्रेक्षण सूचना से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होती हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है, और 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। हम कह सकते हैं जो प्रेक्षण है आपका ऑब्जर्वेशन है, उस विधि की सीमाएं क्या हैं? तो हम कहेंगे ये सभी सीमाएं हैं, यानी इस विधि में मितव्यय नहीं होता है, ठीक है, मितव्ययी नहीं होती, यानी खर्चीली नहीं है, ठीक है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता न करने पर प्राप्त परिणाम में वैध और विश्वसनीयता नहीं होती है, तो ये भी बात सही है। और इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है, ये भी बात सही है। क्योंकि अब देखो आंतरिक नहीं कर सकते, आप बाह्य कर सकते हो, वो कहाँ पर रहता है, किस तरह बात करता है, इन चीज़ों का हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके आंतरिक भाग का नहीं कर सकते। तो हम ये कहेंगे ये सभी सीमाएं है ना, उपयुक्त सभी हो जाएंगी, यानी ये सभी सीमाएं होती हैं जो ऑब्जर्वेशन की, वो सभी सीमाएं हैं ये, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम जिसे पारितंत्र बोलते हैं, इसकी सही परिभाषा क्या है? क्योंकि आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। देखते हैं, पहला है परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय। दूसरा ऑप्शन है किसी स्थान का अजैविक घटक बोलते हैं इसे, अजीवीय घटक लिख दिया, कोई बात नहीं। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। और 4 नंबर ऑप्शन है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो यही अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो आपकी इकोसिस्टम की परिभाषा के अकॉर्डिंग आ सकता है, ठीक है। तो बाकी में कहीं ना कहीं कमी है। जैसे परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, तो हम कह सकते हैं ये अधूरी परिभाषा है, ठीक है। किसी स्थान पर अजीवीय घटक, अजीवीय का मतलब अजैविक है और एक होता है जैविक, तो दोनों का संतुलन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, तो ठीक है जीव रहते हैं, लेकिन सभी चीज़ें आ रही ना। देखो ऑप्शन नंबर 4 में देखो, ये सभी चीज़ें लिखी हैं 1 2 3 में, वो इसमें सभी आ रही हैं। जैसे जीव समुदाय और उसके वातावरण की संतुलित तंत्र होता है, उसे ही बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, ठीक है। जो आपकी निरीक्षण विधि है उसकी विशेषता नहीं है वो बताना है, ठीक है। जैसे कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये बात तो सही है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, ये भी बात सही है। यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। और 4 नंबर ऑप्शन है यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है, सर्वेक्षणों द्वारा, ठीक है। तो हम कहेंगे ये 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक थी, यह बाल केंद्रित विधि है, लेकिन जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ये कहना गलत है। तो ये प्रशासक के रूप में नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। हमें यही पूछा था कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। जैसे लक्ष्य केंद्रित विधि है, ये सृजनात्मक विधि है, चयनात्मक विधि है, ये सभी हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी लक्षण पाए जाते हैं, यानी ये लक्ष्य केंद्रित भी होती है, सृजनात्मकता का गुण भी होता है, चयनात्मक होती है, तो हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये 2000 है। ठीक है, ध्यान रखना ये 2000 है। ठीक है, के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा के समूह या कक्षा समूह में स्थान दिया गया है, यानी ये आपकी एनसीएफ 2000 के अनुसार बताना है कि पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा के समूह में स्थान दिया गया है, यानी पहली से दूसरी में, या तीसरी से पाँचवीं में, या छठी से आठवीं में, या नवीं से 10वीं में। तो हम कहेंगे एक अलग से पढ़ाया जाए पर्यावरण अध्ययन, तो वो तीसरी से 5वीं कक्षा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पर्यावरण संबंध एक फिल इन द ब्लैंक संकल्पना है, ये ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, संज्ञानात्मक होती है, ये सभी। तो हम कहेंगे ये धनात्मक होगी, यानी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में जो शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना, और समाजीकरण को बढ़ावा देना, या टीम भावना बढ़ाना। ठीक है, तो हम कहेंगे छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव होता है शैक्षिक भ्रमण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आपको ये सीसी के अकॉर्डिंग पूछा है तो बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों ने कितना नहीं सीखा है, और जानने के लिए, विद्यार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का जो आपका अनावश्यक वह नहीं होता है, और परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो हम कहेंगे इसमें 3 नंबर ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, यानी कौन सी खेल विधि आधारित है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, या शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर आधारित है, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर आधारित है, या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, तो हम इस पर जाएंगे। ये आपके कह सकते हैं शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि है वो आपके शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर राइट है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि। ठीक है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम को पूरा करेंगी। दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यही अप्रोप्रिएट है। यानी आप भ्रमण पे गए, यानी गर्मी की जो भी छुट्टियाँ होती हैं उनमें, और छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत करते हैं, तो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, जो विद्यार्थियों ने वहाँ पर जो सीखा या अनुभव किया, और फिर उस ज्ञान का रचना का आधार, यानी उस ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादप की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी आपको मैक्रो वनस्पति मालूम है, तो ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है कि मरुभूमि क्षेत्रों में भेजेंगे, लवणवृत जल जो दलदल है उसमें, या गर्म एवं आर्द्र क्षेत्र है वहाँ पर, या शीत क्षेत्र में। तो हम कहेंगे जो लवणोविद, ठीक है, दलदल है, यानी जो दलदल स्थान होता है वहाँ पर भेजेंगे। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है, यानी डेफिनेशन बतानी है आपको एनवायरनमेंट की। जैसे एबायोटिक अजैविक बोलते हैं, एवं बायोटिक यानी जैविक घटक, और दूसरा ऑप्शन समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं। तीसरा ऑप्शन है चीज़ें जो हमको घेरती हैं, यानी चीज़ें जो हमको घेरती हैं। 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, तो वो अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा आपकी पर्यावरण परिभाषा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है कि समाप्त हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने जो प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन ये डिस्कस किए थे। ठीक है, और ये आप मान लीजिए पार्ट फर्स्ट है, तो पार्ट सेकंड है वो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये मोस्टली प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चन थे, तो आपको ये जानना है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।